जब हाल सुनाना होता है दो चार बहाना होता है। जब हाल सुनाना होता है दो चार बहाना होता है। हम टूटे फूटे लोगों में ये ऐप पुराना होता है। मेरी लिखी हुई पंक्तियां नहीं है लेकिन मेरे पे सूट करती हैं, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहा करते हैं कि शाम को जब सूरज ज़्यादा ढल जाते हैं तुम हमारे साथ बाहर क्यों नहीं निकलते पार्टीज के लिए, तुम कैमरा के सामने इतनी क्यों बकबक करना प्रेफर करते हो। अब उन्हें कौन बताए कि जिसका मन जहां लगता है वो उधर की ओर ही भागता है। मन मेरा एंकरिंग की तरफ शुरू से था, झुकाव मेरा मंच की तरफ शुरू से था, उस माइक की तरफ जिसमें बोलने से आवाज गूंजती है उसकी तरफ शुरू से था। यूट्यूब में इंडियन डिजाइन लीग के इस मंच पे अमृतांश तिवारी का नमस्कार एक बार फिर से स्वीकार करिए। और आज के विषय में हाउ टू बिकम एन एंकर, इसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हो जाइए। एंकर नई नवेली दुल्हन की तरह जॉब इंडस्ट्री में आई हुई है। आए दिन हर कोई एक सपना देखता है एंकर बनने का। आयुष्मान खुराना से लेकर स्टीव हार्वे तक, कभी राजकुमार राव तो कभी सलमान खान अलग अलग इवेंट्स की एंकरिंग किया करते हैं। हर्षा भोगले, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री की वो फेमस आवाज कौन भूल सकता है वर्ल्ड कप के फिनाले में जो उन्होंने कही थी, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। सभी का मन हुआ होगा कि कभी ना कभी माइक पकड़ के सबके सामने बातचीत क्यों ना किया जाए। साल 2003 में कक्षा तीसरी में था जब हियर वी गो राउंड द मलबेरी बुश, द मलबेरी बुश, द मलबेरी बुश। आज तक इसका मतलब पता नहीं है लेकिन ये अंग्रेजी की एक पोयम मैंने बोली थी। 3rd प्राइज मिला था, पापा खुश हुए थे और गांव में जाके ढिंडोरा पीटा था कि मंच का संचालन किया था मेरे बेटे ने। मंच का संचालन करने को एंकरिंग कहते हैं। उसके बाद जब भी असेंबली का प्रोग्राम होता था स्कूल में, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही में पढ़ा हूं और इस मंच के माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, वहां के सारे फैकल्टीज को, तमाम दोस्तों को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, प्रिंसिपल सर को, सबको, कि उनकी वजह से खैर मैं आज एंकरिंग के फील्ड में भी आया और लाइफ में कुछ अच्छा कर भी रहा हूं। सो धन्यवाद उनका। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट कि दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिलों में बना हुआ है, वहां से मैंने पढ़ाई की हुई है। हर दिन सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंचते थे और 7:45 बजे तक असेंबली की लाइन में लगा करते थे, जिसे प्रार्थना सभा भी कहा जाता है। स्कूल के प्रार्थना सभा का माहौल बड़ा ही शानदार हुआ करता था। पहले कदम ताल, वो बैंड वाले बैंड बजाते थे और हम कदम ताल किया करते थे। फिर एक वंदे मातरम का गीत हुआ करता था। उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय अंग्रेजी या हिंदी का कोई प्रेयर कराते थे और उसके बाद एक देशभक्ति का गीत होता था और उसके बाद एक अपने आप में एक समारोह होता था, एक इवेंट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, जैसे कि राजनीति, जैसे कि खेलों का महत्व। और इस टॉपिक पर किसी एक कक्षा के कुछ सदस्य मिल करके परफॉर्मेंस देते थे। परफॉर्मेंस देने में कोई संस्कृत का श्लोक सुनाता था, कोई आज का विचार बोल करके एक थॉट देता था, कोई न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ा करता था, एक स्पीच होती थी, या फिर कोई ड्रामा और डांस के माध्यम से तमाम बच्चों का मनोरंजन किया जाता था। लेकिन स्पीच कौन देगा, कब देगा, उसके बाद न्यूज़ कौन बोलेगा, कब बोलेगा, कितना बोलेगा, ये अनाउंसमेंट करने की जिम्मेदारी एंकर की होती थी। कक्षा तीसरी से लेकर कक्षा 12वीं तक 9 साल के उस स्कूल में जितना समय मैंने बिताया, वहां पे हर बार इच्छा होती थी कि जब भी कभी मेरी कक्षा को असेंबली में परफॉर्म करने का मौका मिले तो मंच का संचालन यानी कि एंकरिंग करने का जिम्मा मुझे दिया जाए। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि शिक्षकों को मेरे से ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये एंकरिंग का काम मुझे कभी दिया ही नहीं गया। मेरी हिंदी अच्छी थी तो कभी कभी मुझे स्पीच देने को लगाया। मेरा संस्कृत की में पकड़ थी उस समय थोड़ी बहुत, मैं गीता के श्लोक पढ़ा करता था तो मुझे स्क्रिप्चर यानी 10 सेकंड का स्टेज अपीयरेंस मिलता था और मेरी चाह थी कि मैं एंकरिंग करूं। लेकिन खैर ये शायद शिक्षक ही मुझे ज़्यादा बेहतर से पहचानते थे कि मेरी सही जगह क्या है। मैं लगातार स्पीचेस देते गया और मंच पे मेरी पकड़ बनती गई, कमांड बनता गया, ज़्यादा फुटेज मिलती गई और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही से विदा किया गया। उसके बाद मैं MIT कॉलेज में पहुंचा। अब यहाँ का मंच मेरा था। अब मैंने धावा बोला हर इवेंट में जाकर के अपने फैकल्टी से सिफारिश की कि भाई मुझे टेस्ट करके देखो क्या लगता है कि मैं एंकरिंग कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। और उसके बाद जब एक मौका मिला तो मैंने आज तक पलट कर नहीं देखा।
मैं अलग अलग जगह पे जॉब भी करता हूँ, मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ पहले अपने बारे में, लेकिन आज भी अगर मौका मिले तो मैं एंकरिंग करना प्रीफर करता हूँ। और इसके साथ साथ कई लोग मुझे मिलते हैं जो एंकरिंग पढ़ना चाहते हैं मुझसे, और हम जब यहाँ पे क्लास में डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे लोग जिसमें आज मेरे से बेहतर करियर कर रहे हैं, जिसकी मुझे खुशी है। और इसी बैकग्राउंड के साथ हमने ये तय किया कि यूट्यूब पे लाइव आके इंडियन डिजाइन लीग के मंच से अमृतांश तिवारी की जुबानी एंकरिंग की कुछ कहानी बताई जाएंगी कि कैसे एंकरिंग में अपना करियर बनाया जा सकता है। लेकिन उसके पहले एक बात ध्यान में रखना है, मेरा विचार इस तरफ ज्यादा झुकता है कि एंकरिंग पार्ट टाइम नहीं हो सकती। और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इसलिए है कि मैं खुद ही बोलने वाला हूं कि एंकरिंग को पार्ट टाइम करना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि अगर आपको किसी लड़की को इंप्रेस करना है तो मूवीज में दिखाया गया है कि पहले उसके परिवार वाले को, पहले उसके भाई को इंप्रेस करो। सो उसी तरह अगर आपको एंकरिंग में करना है करियर, एंकरिंग में किसी को इंप्रेस करना है, तो एंकरिंग के परिवार वाले यानी कि इवेंट की बड़ी इंडस्ट्री को इंप्रेस करना पड़ता है। तो एंकरिंग के बारे में जानने से पहले इवेंट इंडस्ट्री के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी बात है। इवेंट इंडस्ट्री यानी कि हर छोटे से छोटा सेलिब्रेशन जो 4 लोगों के बीच में किया जाता है। कुछ समय पहले यह ट्रेंड नहीं हुआ करता था कि शादी में संगीत समारोह अलग से हो, लेकिन आज होता है। जैसे जैसे इवेंट्स ने ग्रो किया वैसे वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ती गई और कल आपकी भी बढ़ने वाली है। सो इवेंट इंडस्ट्री के बारे में जानकारी बस इतनी समझ लीजिए कि इवेंट इंडस्ट्री हर साल लगातार तेजी से ग्रो कर रही है, महंगाई से भी ज्यादा तेजी से। यानी कि इसमें काम तो बहुत मिलेगा, इसमें वेंडर्स को भी काम मिलता है, प्रोडक्शन वालों को भी काम मिलता है, तो एंकर जो इवेंट का भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है उसको भी काम मिलता है। सो इवेंट इंडस्ट्री को जानने के लिए अपने तमाम इंडस्ट्रीज, इस इंडस्ट्री में बने हुए तमाम इवेंट्स की लिस्ट बना लीजिए। स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, संगीत के कार्यक्रम होते हैं, कॉलेज के फेस्ट होते हैं, प्रोडक्ट का लॉन्च होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज होती हैं, अवार्ड शोज होते हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं जहां पे प्रेजेंटेशन, प्री प्रेजेंटेशन और पोस्ट प्रेजेंटेशन होता है। यानी कि ऐसे बहुत सारे स्पेसेस हैं जहां पे माइक लेके खड़ा रहना पड़ता है। आपको इनमें से जो भी काम हो उसमें अपनी पकड़ बनाइए और उसके बाद जो है अपना इवेंट चूज करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अब देखते हैं कि एंकरिंग करना क्या है। अब आप इसके लिए किसी खास इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, ये स्किल बेस्ड लर्निंग है जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि एक एंकर से उम्मीद क्या की जाती है। एक एंकर कौन होता है? क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में एंकर का मतलब होता है जो पूरे बैटिंग लाइनअप को या पूरी टीम को होल्ड करके रखता है। एक प्लेयर होता है जो ओपनिंग करने के लिए आता है या 2 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे बैटिंग करता है और धीरे धीरे बैटिंग करता है। उसके सामने साथ खेलने वाला प्लेयर छक्के चौके मार रहा होता है या फिर साथ में रहने वाला प्लेयर आउट होते जाता है, लेकिन यह प्लेयर वहां पे टिका रहता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि रन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, रन तेजी से बन रहे हैं या धीमे बन रहे हैं, क्योंकि वो एंकर का काम कर रहा है। उसको इतना ध्यान रखना है कि टीम गिरनी नहीं चाहिए। किसी भी इवेंट में एंकर का पहला काम होता है कि इवेंट गिरना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ जैसे ही मैच की जरूरतें बदलती हैं, विकेट गिर रहे हो तो एंकर को धीरे धीरे खेलना पड़ता है, विकेट संभालना पड़ता है। अचानक से रनों का अंबार लगाना हो, छक्के चौके बरसाने हो, तो वही एंकर तेज बल्लेबाजी करना शुरू करता है। इसी तरह इवेंट की जरूरत के हिसाब से एक एंकर को अपना रोल चेंज करना पड़ता है। माहौल अगर सीरियस होता जा रहा है, ज्यादा ही सीरियस होता जा रहा है, तो वहां पे एंटरटेनमेंट का तड़का लगाना जरूरी होता है। माहौल एकदम बिगड़ता जा रहा है तो आवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, अपनी वॉइस से पूरे क्राउड को कंट्रोल करना एंकर को आना चाहिए। गेस्ट लोग आते हैं तो उनको संबोधन करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए आपके जुबान में सही तरह के शब्द होने चाहिए ताकि आप उनका स्वागत कर सकें। एंकर का याद रखिए काम होता है इवेंट को होल्ड करना। अब देखते हैं एंकर जब स्टेज के ऊपर जाता है तो वहां पे वो क्या क्या करता है। एक एंकर वहां पे अपनी बनाई हुई स्क्रिप्ट पढ़ता है, यानी कि वो बताता है कि कार्यक्रम में मंच का संचालन आज मैं कर रहा हूं तो आज का इवेंट किस किस बारे में है।
उसके अलावा वो वहां पे नाचता गाता भी है। यानी कि अगर आप बोलने के अलावा और भी 4 काम कर सकते हैं, वहां पे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, आपको फ्लूट बजाना आ सकता है, आप कोई स्टैंड अप कर सकते हैं, स्टोरी टेलर होंगे, तो यस, आप भी एंकरिंग के फील्ड में आकर के घंटियां बजा सकते हैं। एक एंकर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो स्क्रिप्ट लिखना सीखे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, स्क्रिप्ट आप वो लिखिएगा जो शुरू के 5 मिनट तक बेधड़क बोली जा सके। आप 4-5 पेज की स्क्रिप्ट लिखिए, अच्छी बात है, लेकिन इवेंट में आप ज्यादा देर तक एज एन एंकर अपनी स्क्रिप्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इवेंट मैनेजर की तरफ से आपको लगातार इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं, लगातार चेंजेस होते रहते हैं। तो पहले तो कंटेंट बनाइए, स्क्रिप्ट बनाइए, और पहले से ही तैयारी कर लीजिए कि संगीत की स्क्रिप्ट की ओपनिंग क्या होगी, किसी अवार्ड शो के लिए ओपनिंग क्या होगी, एक कॉर्पोरेट इवेंट में फॉर्मल एंकरिंग क्या होगी, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा रहेगा। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ये स्कूल की एंकरिंग है, ये एंकरिंग, ये सारे कंटेंट छांट के पहले लिख लीजिए, अगर आप किसी क्लासेस में नहीं जा रहे हैं तो। वरना क्लासेस में जाएंगे, ये चीजें आपको वहां सिखाई जाएंगी। आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए अच्छी खासी कविताओं का, अच्छे खासे एग्जाम्पल्स का, अच्छे खासे इतिहास में घटित घटनाओं का, अच्छी खासी छोटी छोटी कहानियों का, अच्छे खासे जोक्स का। ये सारे कलेक्शंस आपके पास अपने मोबाइल पर, आपके डायरी में हमेशा लिखे होने चाहिए, ताकि मंच में कभी भी जरूरत पड़े माहौल के हिसाब से आपको 1-2 शायरी, 1-2 कविताएं, 1-2 जोक्स आप वहां पे चिपका सके, ताकि क्राउड का मनोरंजन हो सके। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कुछ भी। इसके अलावा अपने अपीयरेंस पे, अपनी पोशाक पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप एंकर हैं, स्टेज के ऊपर जा रहे हैं, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय यह बताना मत भूलिए कि यू आर द बेस्ट एंकर। आप डायरेक्टली क्लेम करोगे कि दैट आई एम द बेस्ट एंकर, अमृतांश तिवारी हियर, ही इज द बेस्ट एंकर, बहुत लोग बेस्ट बोलने वाले हैं। अपनी आवाज से, अपने लिखे हुए कंटेंट से सामने वाले को अपना मुरीद बनाना है, और रिक्वेस्ट कर सकते हो, याद रखिए मेरा नाम है एंकर अमृतांश तिवारी, लोग आपको याद रखेंगे। अपना प्रमोशन करना मत भूलिएगा। लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो काम करते हैं उस पर आपको गर्व है। अपनी पोशाक पे ध्यान दिया, ओकेजन के हिसाब से अपने कपड़े तैयार किए, मंच पर पहुंचा, स्क्रिप्ट लिखी हुई है। और टेक्निकल डिटेल में अगर जाएंगे तो एक एंकर को शो फ्लो बनाना आना चाहिए। क्या होता है शो फ्लो? शो फ्लो, अगर आपको बोला गया कि आपका इवेंट चालू होगा 4 बजे से और ये चलेगा 8 बजे तक, तो 4 से 5, 5 से 5:30, 5:30 से 6, 6 से 6:30, 6:30 से 7, 7:15, 8 बजे तक का शेड्यूल क्या रहेगा। हालांकि ये कभी कभी इवेंट मैनेजर्स भी देते हैं, बट आपको अपनी इवेंट की स्क्रिप्ट के साथ साथ शो फ्लो तैयार करना रहता है। इससे क्या होता है कि जब आपको शो फ्लो मिलता है, चाहे वो इवेंट मैनेजर ने बना करके दिया हो, क्लाइंट ने बना करके दिया हो, या फिर आपने खुद से बनाया हो, तो आपके पास जो अच्छे कंटेंट जो आपने लिखे हैं, जैसे कौन सा पीजे कहां पे मारना है, कौन सी पोइट्री कहां पे बोलनी है, वो समय के साथ आप लिख सकते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहना चाहेगा कि यह पार्ट टाइम जॉब है। यह उतनी आसान और इतनी भी ग्लैमरस नहीं है जो दिखती है। बचपन में सपना था कि न्यूज एंकर बनना है, लेकिन जब पता लगा कि न्यूज एंकर जो भी न्यूज बोलते हैं वो सामने एक स्क्रिप्ट चल रही होती है, वो देख करके बोलते हैं, तो मेरा मन हट गया। बिकॉज किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने में मुझे मजा नहीं आता। जो मेरा है वो ओरिजिनल है, उसी को बोलने में मजा आता है, लाइव एंकरिंग करने में मजा आता है, लोगों से मिलने में मजा आता है, ऑडियंस से बात करने का एक लहजा आपको आना चाहिए। यह एंकर की सबसे बड़ी कला होती है। अगर आप ऑडियंस को पकड़ सके, ऑडियंस को एंटरटेन कर सके, उनका स्वागत इस तरह करिए कि उनको लगे कि हां, मैं इंपॉर्टेंट हूं इस इवेंट के लिए। याद रखिए, एंकर के लिए कंटेंट ही किंग है। इसके बाद अलग अलग चीजें आपको और करनी पड़ सकती है, जैसे कि टेक्निकलिटीज में शो फ्लो के अलावा आपका एक क्यू कार्ड होता है। क्यू कार्ड का मतलब एक पेपर समझ लीजिए, एक कार्डबोर्ड टाइप की शीट होती है जिसमें आपका लोगो हो सकता है, या माइक का लोगो हो सकता है, या आपका नाम होता है, जिसमें आप अपनी स्क्रिप्ट लिख के पढ़ते हो। थोड़ा और प्रोफेशनली अगर जाओगे तो यही क्यू कार्ड
जो आप लेते हो, इसी के अंदर आप स्क्रिप्ट रखते हो, इसी को बोलते हो और इसी को प्रमोट करते हो। सोशल मीडिया, अगर इसमें करियर आप करना चाहते हो तो सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना भी जरूरी होता है। अगर आप किसी इवेंट की एंकरिंग करें या कभी मंच पे संचालन करें, मंच पे जाने का मौका मिले, तो अपने छोटे छोटे बाइट्स लेना मत भूलिए। मंच के सामने अगर आप खड़े हैं तो अगर आपने किसी ने आपकी फोटोज खींची हैं तो उससे वो फोटो लेना मत भूलिए। अगर आप आज एंकरिंग करने जाने वाले हैं तो उसकी अनाउंसमेंट करना मत भूलिए। लोगों को आने दीजिए और आपकी कलाकारी देखने दीजिए, लेकिन एंकर के काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाइए। याद रखिए, मैं उनमें से नहीं हूं जो कहता है कि एंकर का काम होता है सो द नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज बाय माय फ्रेंड अविनाश हु इज गोइंग टू डू अ डांस परफॉर्मेंस, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर। अविनाश डांस करके चला गया, आप वापस आए, वाओ दैट वाज अ ऑसम परफॉर्मेंस, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अविनाश, सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस, और बीच में शायरी। ये मोनोटोनस है, ये एंकरिंग नहीं है। एंकर का काम है इवेंट में जान डालना। अविनाश के बारे में लोगों को बताओ कि अविनाश ने डांस कहां से सीखा। जरूरी नहीं है कि हर परफॉर्मेंस के पहले आपको शायरी बोलनी है, जरूरी नहीं है कि हर परफॉर्मेंस के बाद आपको ऑडियंस से ताली बजवानी है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो ऑडियंस खुद ताली बजवाएगी। ऑडियंस का काम है परफॉर्मेंस को जज करना, खुद को एंटरटेन करना। आपका काम मोटिवेट करना नहीं है। हर बार आप क्राउड को मोटिवेट करिए, परफॉर्मर मोटिवेटेड है। जिस भी इवेंट की आप जानकारी ले, जो भी इवेंट में आप एंकरिंग करते हैं उसकी जानकारी लीजिए। एक संगीत इवेंट है तो लोगों के अवेयरनेस दीजिए कि संगीत का सिलसिला चालू कैसे हुआ, पहला संगीत समारोह कहां पे हुआ, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का संगीत कैसा था, लोगों को बताइए। एक एंकर का काम एंकर नहीं, अवेयरनेस देना, एंकरिंग करना नहीं, अवेयरनेस फैलाना भी होता है, इंफॉर्मेशन भी होता है। आप उनको ताजी ताजी खबर दे सकते हो। एंकरिंग के बीच में ही अगर मैंने बोला कि अगली परफॉर्मेंस से पहले मैं आपको अभी बड़ी खबर दे देता हूं कि शेयर बाजार छलांग लगा रहा है, पैसे लगा दीजिए, मेरी गारंटी नहीं है, अगला परफॉर्मेंस देखते हैं। छोटी छोटी चीजें जो रहती हैं, छोटी छोटी जुगलबंदी जो आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं या खुद से करते हैं, वो एक इवेंट को इंटरेस्टिंग बनाती है। इवेंट में मुझे हमेशा कहा जाता था एक पार्टनर लेके जाओ। मैं पूछता था क्यों लेके जाऊं, तो मुझे हमेशा बोला जाता था ताकि अगर तुम कहीं नर्वस हो जाओ तो वो संभाल लेगा या संभाल लेगी। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर अपने पार्टनर को आप लेके जा रहे हो तो उसके साथ एक पार्टनरशिप करिए। आप ध्यान रखिए कि आप दोनों ही इवेंट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो। आप दोनों की जुगलबंदी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ऑडियंस आपको एक कपल के तौर पे याद करे। माफ करिएगा मेरे वर्ड्स को, मैं कुछ रिलेशनशिप प्रमोट नहीं कर रहा हूं एंकरिंग में, बट ऑडियंस को मजा आना चाहिए। आप हर किसी पार्टनर के साथ घुल मिल सको उस अंदाज में एंकरिंग करो। आपकी डिमांड ना सिर्फ क्लाइंट के लिए रहे, ना सिर्फ ऑडियंस के लिए रहे, बल्कि ऐसे पार्टनर्स लोगों के लिए भी रहे। एंकरिंग करने से पहले अपने इवेंट्स की लिस्ट बना लें। किस तरह की एंकरिंग करना आपको पसंद है वो देख लें। आप किसको आइडलाइज करते हो, कौन आपका एंकरिंग में आइडल है, उससे आप बात कर लीजिए। बहुत सारे कंटेंट लिखिए। ये पूरे सेशन का समरी अगर कोई आपसे पूछे तो आप यही बोलना कि एंकर का काम है लिखना। जितना लिख सकते हो उतना लिखो, जितना कम गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो उतना कम इस्तेमाल करो। गूगल से पढ़ो, समझो और अपने शब्दों में लिखो। इसको लिखावट बोला जाएगा। अलग अलग तरह का कंटेंट लिखिए, पोइट्रीज के कलेक्शन बनाइए, कहानियों के कलेक्शन बनाइए। इवेंट में जब आपके पास मौका आता है एंकरिंग करने का, उस इवेंट की पूरी हिस्ट्री निकालिए। कितने ऑडियंस आने वाले हैं उसकी लिस्ट बनाइए, नाम की नहीं संख्या की। कितने वॉलंटियर्स रहेंगे उसके बारे में पता करिए। इवेंट कितने बजे चालू होगा, कितने बजे खत्म होगा, उसका शो फ्लो बनाइए। शो फ्लो में अलग अलग जगह चीजों को रखिए। कितने बजे मैं क्या बोलूंगा, किस परफॉर्मेंस के साथ मैं क्या बोलूंगा। सारा काम बोलने का है तो लिखने पहले पड़ेगा। इतना करने के बाद आपके अंदर और क्या टैलेंट है जो आप लोगों को दिखा सकते हैं, उसके लिए जगह बनाइए, उसकी बैकग्राउंड सेट करिए। ऑडियंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम, माफ करिएगा, एंकर का सबसे इंपॉर्टेंट काम कभी कभी इवेंट में होता है, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट।
कभी कभी अगर चीफ गेस्ट लेट आए हैं तो उतनी देर तक आपको क्राउड को एंटरटेन करना पड़ता है। तो पहले से ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, गेम्स की लिस्ट बनाकर रखिए। वो कौन से टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं, वो कौन से क्विज के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछ सकते हो ताकि वो एंटरटेन हो सके, ताकि उनका मन इवेंट में लगा रह सके। ऑडियंस से कभी झूठ मत बोलिए, उनकी झूठी तारीफ मत करिए। एंकरिंग में अगर करियर बनाना है तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करिए, यह सबसे आसान तरीका होता है। यहां पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। म्यूजिकल चेयर किसे नहीं पता है, आपने माइक लिया, आपने बोला टीम ए 1 2 3 4 आप लोग इधर आ जाइए, 1 2 3 4 आप लोग इधर आ जाइए। आप टोटल 20 लोग हैं, ये सामने 10 चेयर्स हैं, म्यूजिक बजेगा। रूल्स बता करके आप जो है उनको एक मोटिवेशन देते हैं कि वो खुद को एंटरटेन कर सकें। मैं क्यों बोल रहा हूं टीम बिल्डिंग एक्टिविटी से चालू करिए, बिकॉज इसका कंटेंट आपको लिखना नहीं पड़ता, लेकिन हां माइक पे होने की प्रैक्टिस जरूर होती जाती है। और जितना देर आप स्टेज के ऊपर रहते हो उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाता है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अगर एंकरिंग में आना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप एंकरिंग को एज अ करियर देखिए, सिर्फ पार्ट टाइम नहीं, उसको अपने जेहन में उतारिए जैसे कि आप बाकी चीजों के लिए पैशनेट होते हैं। और वो इसलिए भी जरूरी है बिकॉज एंकरिंग इवेंट में होती है और साल के 365 दिन इवेंट नहीं होते हैं। इसमें पेमेंट आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है। आपकी अगर डिमांड है तो लाखों में खेलोगे और एवरेज हो तो एवरेजेस में खेलोगे। करियर इतना है कि आप आराम से एक मिडिल क्लास जीवन ताउम्र जी सकते हो विथ योर नेम, फेम, मनी, पीस ऑफ माइंड, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अ करियर फॉर लाइफ। एंकरिंग वोकेशनल एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। इसको सीखना चाहें तो आप सीखिए, किसी कक्षा में जाकर के लोगों समझिए, एंकर से मिलिए, इवेंट मैनेजमेंट के लोगों से बात करिए। एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में हमेशा आएगा कि मैं एंकरिंग कर सकती हूं, मैं एंकरिंग कर सकता हूं, मैं लोगों तक पहुंचूंगा कैसे, मेरे पास इवेंट्स आएंगे कैसे। सो इसके लिए आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। आपका एक प्रोफाइल होता है। एक प्रोफाइल एक पीडीएफ के फॉर्मेट में हो सकता है या पीपीटी के फॉर्मेट में हो सकता है, या आपका एक छोटा सा वीडियो हो सकता है, इंट्रो वीडियो, जिसमें आप काम करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें अगर आपने कहीं मंच पे एंकरिंग की है या एक्टिंग की है उसके फोटोज होते हैं, आपने कहीं फोटो शूट करवाया है उसके फोटोज होते हैं, आपने कहीं एंकरिंग किया है उसके छोटे ग्लिम्स होते हैं। और इन सब को कोलाज के तौर पे या वीडियो में जोड़ जोड़ के एक प्रोफाइल के तौर पर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इट्स वेरी सिंपल, लाइक अ रेज्यूमे, सीवी, जहां पे आप अपने प्रोफाइल अपने वीडियो के माध्यम से आप सामने वाले को बताते हो कि मैंने कहां कहां पे काम किया है। इसके बाद आप अलग अलग कंपनीज में वाया सोशल मीडिया अलग ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपने हैशटैग्स डेवलप करिए। सोशल मीडिया पे आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बर्थडे पार्टीज से चालू करना पड़ेगा, तब जाके आप अवार्ड शोज तक पहुंचोगे। तकरीबन नहीं तो 6 महीने से 1 साल का समय तो आपको लगेगा ही लगेगा। बहुत बड़ा फील्ड है, कम समय में बात नहीं हो सकती। 1-1 घंटा 2-2 घंटे का लेक्चर न मुझे देना पसंद है न आपको सुनने में मजा आएगा। कभी मौका मिला तो कुछ लोग सामने सामने बात करेंगे। चैट बॉक्स में आप अपने नंबर, नाम, अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। इंडियन डिजाइन लीग के मंच से आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज जवाब देने के लिए, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे अभी तो विदा लेना पड़ेगा। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी वक्त। अमृतांश तिवारी का नमस्कार स्वीकार करिए।